मयूरी बैंक में नौकरी करती है और महेश एलआईसी कार्यालय में है। महेश तो घर से 10 से 11 बजे निकलता है, पर मयूरी को घर से जल्दी निकलना पड़ता है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी वानी 11 साल की और बेटा सनी 7 साल का। मयूरी दोनों बच्चों को स्कूल भेज, महेश का लंच पैक कर, बाकी काम बाई पर छोड़ तैयार होकर बैंक निकल जाती। उसे हमेशा यही डर सताता कि पता नहीं उसके पीठ पीछे महेश और बाई कहीं कुछ। कितनी बार मयूरी ने महेश को अखबार की ओर से बाई को गंदी नज़रों से घूरते देखा है। अब झाड़ू पोछा लगाते वक्त किसी के भी कपड़े अस्त व्यस्त हो ही जाते हैं। इसका यह मतलब तो नहीं कि कोई उसे गंदी नज़रों से घूरे। ऐसे में कोई भी बाई असहज हो जाएगी। मयूरी ऐसे ही अपने पति पर शक नहीं कर रही थी। दया, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम काम खत्म करके चली जाना। और हाँ, फ्रिज में कुछ खाने का सामान रखा है, उसे लेती जाना। कह एक दिन मयूरी ऑफिस चली गई। मयूरी थोड़ी ही दूर पहुँची थी कि उसे याद आया कि वह अपनी दराज की चाबी भूल आई। उसने तुरंत स्कूटी घर की तरफ घुमाई। घर की दूसरी चाबी मयूरी के पास ही रहती थी, अतः वह दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर गई, उसके पैर वहीं ठिठक गए। महेश और दया दोनों मयूरी के बेड पर एक दूसरे से लिपटे थे। मयूरी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बाई तो भाग गई। महेश हकलाते हुए कहने लगा, मयूरी, मैं नहीं, वही ज़बरदस्ती करने लगी। मयूरी ने बिना महेश की पूरी बात सुने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा और फिर कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? बिना तुम्हारी मर्जी के वह और तुम, छी छी। कह मयूरी अपने आंसू पोंछते हुए आगे बोली, उस दिन को कोसती हूँ मैं जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई थी। मयूरी ऑफिस तो चली गई, पर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर तुरंत घर आ गई। पूरा दिन और रात वह सिसकती रही, किसी से कुछ नहीं कहा, ना ही अपने बच्चों को इस बारे में कुछ पता लगने दिया। वह सोचने लगी कि कभी बच्चों को अपने पापा की इन गंदी हरकतों का पता चला तो दोनों नफरत करेंगे उनसे। महेश की तो अब हिम्मत ही नहीं थी कि वह मयूरी के सामने जाए। मयूरी बच्चों को सुबह स्कूल भेजकर घर का सारा काम खत्म कर ऑफिस चली जाती थी। कोई भी काम वाली सुबह आने को तैयार नहीं थी। सब यही कहती थीं कि 9 बजे के बाद ही आ सकती हैं। मयूरी का मन तो करता कि नौकरी छोड़ दे, पर बच्चों के स्कूल और पढ़ाई पर जो मोटा पैसा खर्च होता है वह कहाँ से आएगा। आसमान छूती महंगाई के युग में एक की कमाई से घर चलाना संभव नहीं था। एक बाई आई भी, पर कुछ दिन काम करके छोड़ गई। वही बात सुबह 8 बजे नहीं आ सकती। मयूरी की तो कमर जवाब देने लगी थी। आखिर वह घर बाहर हर कितना करेगी। मयूरी ने अपनी सहेली वंशी से बाई के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया तो उसने बताया, हाँ, एक बाई आती है मेरे घर काम करने, पर वह थोड़ी बूढ़ी है, अगर तुम कहो तो भेज देती हूँ। वंशी की बात सुनकर मयूरी खुश हो गई। उसे तो यही चाहिए था। वह मन ही मन मुस्कुराई कि महेश अब बूढ़ी औरत को क्या घूरेगा। कांताबाई दूसरे दिन से ही काम पर आने लगीं। अब मयूरी को कोई फिक्र नहीं थी, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। कांताबाई 2-3 दिनों से नहीं आ रही थीं। वंशी से पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ दिनों बाद आएंगी। सुनकर मयूरी के पसीने छूट गए। कांताबाई एक रोज़ किसी और को लेकर आईं और कहने लगी, मैडम जी, यह मेरी बहू है रीमा, अब से यही आपके घर काम करेगी। कांताबाई, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तो आओगी ना काम पर? मयूरी ने पूछा। मैडम जी, अब मुझसे काम नहीं होता है।
गठिया की शिकायत है मुझे। काम करती हूँ तो दर्द और बढ़ जाता है। मगर आप चिंता ना करो, मेरी बहू मुझसे भी अच्छा काम करेगी, कांताबाई ने कहा। मयूरी ने हाँ तो कह दी, पर फिर भी वही शर्त कि सुबह 8 बजे आना पड़ेगा। रीमा मान गई। रीमा काम तो अच्छा करती थी, पर मयूरी को डर लगा रहता था कि महेश की गंदी नज़र कहीं रीमा पर भी न पड़ जाए। रीमा थी भी बहुत खूबसूरत, और फिर उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 22-23 साल। मयूरी के सामने ही वह काम करके चली जाती थी। मयूरी रविवार के दिन रीमा से खाना बनवाने में भी मदद लिया करती थी। रीमा का व्यवहार भी अच्छा था। मयूरी हमेशा उसे कुछ न कुछ दे देती थी, जैसे पुराने सलवार सूट, चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक आदि। सीमा भी बहुत खुश रहती थी। मयूरी को वह अब मैडम जी नहीं, दीदी कहकर बुलाने लगी थी। मयूरी ने जब एक दिन रीमा से पूछा कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो बोली, दीदी मेरा मर्द मजदूरी करता है, हमारी शादी के अभी 2 साल ही हुए हैं। रीमा अपने मायके, ससुराल, न रिश्तेदार सबके बारे में बताती रहती थी। मयूरी अब रीमा पर भरोसा करने लगी थी, परंतु उसे अपने पति पर कतई भरोसा न था। रीमा को मयूरी के घर काम करते हुए करीब 7 महीने हो चुके थे। अब तो रीमा कभी कभार लेट भी आती तो मयूरी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर रीमा ठीक है तो महेश कुछ नहीं कर सकता। रीमा अब बड़े सलीके से सज धज कर रहने लगी थी। मयूरी ने एक दिन पूछ ही लिया, रीमा आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और यह तुम्हारा सलवार सूट भी कहाँ से खरीदा? बहुत ही सुंदर रंग है। रीमा कहने लगी, दीदी मेरी माँ ने दिया था। रीमा का चेहरा कुछ दिनों से बड़ा ही खिला खिला सा रहने लगा था। मयूरी ने पूछा भी, रीमा आजकल बड़ी खुश नज़र आ रही है, कोई बात है क्या? तब रीमा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं दीदी। रीमा कुछ महीनों से काम करने लेट से आने लगी थी। पूछने पर कहने लगी, मेरी सास बीमार है, इस कारण देर हो जाती है। मयूरी कुछ नहीं कहती, उस पर घर छोड़कर ऑफिस चली जाती थी। मयूरी को इस बात की हैरानी होती थी कि महेश इतना कैसे सुधर गया। रीमा उसे चाय देने भी जाती तो नज़र उठाकर भी नहीं देखता है। मयूरी को लगा कि शायद उसे उस दिन का थप्पड़ याद है, और फिर मुस्कुरा उठी। रीमा को काम पर न आए आज हफ्ता हो गया। मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे पूछे कि रीमा क्यों नहीं आ रही है। फिर याद आया कि बंसी से पूछती हूँ। बंसी ने कहा कि उसके घर भी रीमा कई दिनों से नहीं आ रही है। उसने यह भी कहा कि रीमा का घर मयूरी के घर से थोड़ी दूर पर ही है, जाकर पूछ ले। मयूरी को लगा कि बंसी सच ही कह रही है, उसे जाकर देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही है, और वह काम पर आएगी भी या नहीं। संकरी सी गली में एक कमरे का घर, एक खटिया पर कांताबाई लेटी थीं। बाहर से ही सब दिख रहा था। कांताबाई मयूरी की आवाज़ सुनते ही कांताबाई बाहर आ गईं। रीमा कई दिनों से नहीं आ रही है तो देखने आ गई, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? मयूरी ने कांताबाई से पूछा। कांताबाई अपना सिर पीटते हुए कहने लगी, करमजली मर जाए तो अच्छा है। कांताबाई ऐसा क्यों कह रही हैं, कोई बात हो गई क्या? मयूरी ने आश्चर्य से पूछा। मैडम जी, तो मैं और क्या बोलूं, पता नहीं ये कलमुही कहाँ से अपना मुंह काला करवा कर आई है, किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है। यह देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? कांताबाई ने बिलखते हुए कहा, आपको अपने बेटे को क्यों जवाब देना पड़ेगा? रीमा के पेट में तो आपके बेटे का ही बच्चा। कांताबाई बीच में ही बोल पड़ी, मेरा बेटा तो साल भर से गुजरात में है, वहाँ कमाने गया है, तो उसका बच्चा कैसे हो सकता है मैडम जी? मयूरी
को जोर का झटका लगा। वह रीमा से मिले बिना ही घर आ गई। उसने तो रीमा को एक अच्छी और सुलझी हुई औरत समझा था, पर वह तो चरित्रहीन निकली। मयूरी को भी यह भी डर सताने लगा कि पता नहीं रीमा किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। कहीं मेरे पति फिर अपने दिमाग को झटका देती हुई अपने आप को ही समझाने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। रीमा तो मेरे सामने ही हर रोज़ काम करके चली जाती थी। हाँ, कुछ दिन लेट आई थी, पर महेश तो उसे देखता भी नहीं था। फिर वह तो कितने घरों में काम करती है, कोई भी हो सकता है। मगर मयूरी को अंदर ही अंदर कोई अनजाना डर सताने लगा था। मयूरी को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि दूसरी बाई कहाँ से ढूंढेगी, और अगर मिल भी गई तो फिर वह कैसी होगी। ये सब सोच सोच कर ही मयूरी का दिमाग चकराने लगता था। उसे अब बाई के नाम से ही डर लगने लगा था। मयूरी ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, क्योंकि घर और बाहर दोनों जगह काम करना उसके से मुश्किल हो गया था। मयूरी को काम करते देख कर एक दिन महेश ने कहा, लगता है तुम्हारी बाई भाग गई। मयूरी ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आ रही है। अरे यह तबीयत खराब तो एक बहाना है पैसे बढ़वाने का। जानती है कि तुम औरतों का उससे बिना काम नहीं चलेगा, इसीलिए नखरे दिखाती है। एक कुटिल मुस्कान के साथ महेश ने कहा, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो बकबक क्यों करते हो। मयूरी ने महेश को झिड़कते हुए कहा। लेकिन महेश को टटोलना भी था कि कहीं रीमा की इस हालत का जिम्मेदार महेश तो नहीं है। कांताबाई कह रही थी कि रीमा पेट से है, पर ताज्जुब की बात है कि उसका पति साल भर से उससे दूर है, फिर भी वह पेट से कैसे रह गई। खैर जो भी हो, पर कांताबाई का तो रो रो कर कह रही थी कि जिसने भी उसकी बहू के साथ कुकर्म किया है उसे वह छोड़ेंगी नहीं। यह भी कह रही थी कि पुलिस को सच बता देंगी। मयूरी महेश को देखकर बोल रही थी और उसका चेहरा भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो तुम मुझे क्यों सुना रही हो, हकलाते हुए महेश ने कहा। और वैसे भी आज मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, तो नाश्ता लगा दो। महेश अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि फालतू की बातों से उसे क्या लेना देना, मगर मयूरी को महेश पर शक होने लगा था। मयूरी सोचने लगी कि रीमा की बात सकती है कि कौन है वह इंसान जिसने उसके साथ ये सब किया, पर मैं क्यों पूछूं, कहीं उसने महेश पर ही झूठा इल्ज़ाम लगा दिया तो। मयूरी मन ही मन बड़बड़ा रही थी। कांताबाई को अचानक अपने घर आए देखकर मयूरी डर गई। बोली, क्या बात है कांताबाई। मैडम जी, मैंने अपनी बहू को बहुत मारा पीटा कि बताओ कौन है इसका जिम्मेदार, वरना तुझे तेरी माँ के घर भेज दूंगी। मयूरी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बोली, तो मुझे क्यों सुना रही हो कांताबाई। फिर एक सवाली नज़रों से वह कांताबाई की ओर देखने लगी। मैडम जी, मुझे माफ़ कीजिए, पर रीमा ने आपके साहब का ही नाम बताया। कांताबाई पागल हो गई हो क्या, जो ऐसे बातें कर रही हो। और आप भी की बहू, उसे मैंने क्या समझा था और क्या निकली। किसी और का पाप मेरे पति के सिर मरने की कोशिश कर रही है। मयूरी ने तैसे में आते हुए कहा। मैडम जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रीमा ने जो कहा वही बता रही हूँ, और मैं उसे डॉक्टर के पास ले कर गई थी गर्भपात करवाने, पर डॉक्टर ने कहा कि अब गर्भपात नहीं हो सकता, टाइम ज़्यादा हो गया है। आप ही कुछ करो मैडम जी, नहीं तो मुझे सबको आपके पति की करतूत बतानी पड़ेगी। एक तरह से कांताबाई ने धमकी देते हुए कहा। वह बेचारी क्या करती, जो उसके समझ में आया कहकर चली गई। कांताबाई तो चली गई, पर मयूरी को ढेर सारे टेंशन दे गई। अपने पति का चरित्र तो उसे पहले से पता था, बेशर्म कहीं का, सुधरने का ढोंग कर रहा था,
और मेरे पीछे छी। अपना ही सिर पकड़कर मयूरी चीखने लगी कि अब क्या करूं। जब शाम को महेश घर आया तो मयूरी ने उसे कांताबाई की कई सारी बातें बता दी। महेश कहने लगा, झूठ बोल रही है वह औरत। एक रोज़ मुझसे ही पैसा मांगने लगी कि मेरी सास बीमार है, डॉक्टर को दिखाना है। मुझे दया आ गई तो दे दिए, फिर तो वह हमेशा पैसे मांग करने लगी। तब मैंने मना कर दिया, शायद इसलिए मुझ पर गंदा इल्ज़ाम लगा रही है, सफाई देते हुए महेश ने कहा। पर उसके चेहरे से झूठ साफ झलक रहा था। कांताबाई तो अपनी बहू का गर्भपात भी कराने गई थी, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि समय ज़्यादा हो गया है, जान को खतरा हो सकता है। फिर अब जांच से पता चल जाता है कि बच्चे का बाप कौन है। अपनी नज़रें हमें महेश पर गाड़ते हुए मयूरी ने कहा, मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? मैंने कहा ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया। बार बार मुझे ये बातें ना सुनाओ, महेश ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा। मयूरी रात भर करवटें बदलती रही। देखा तो महेश भी नहीं सोया था। मयूरी को अपने दोनों बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोनों बच्चों को स्कूल भेजकर और महेश के ऑफिस जाने के बाद मयूरी ने कांताबाई के घर का रुख किया। कांताबाई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहर से ही मयूरी ने आवाज़ देते हुए कहा। कांताबाई मयूरी को अंदर अपनी कोठरी में ले गईं। मयूरी ने कहा, रीमा, अगर तुम सब सच सच बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। दीदी, पहले तो आप मुझे माफ़ कर दो, मयूरी ने कहा। हाँ, कर दिया, अब बोलो। आपको याद होगा जब मैं पहली बार आपके घर लेट आई थी। जैसे ही मेरा काम खत्म हो गया और मैं अपने घर जाने लगी तो साहब ने कहा कि एक कप चाय बना दो, फिर चली जाना। चाय देकर मैं जाने लगी तो वे बोले कि रीमा, थोड़ी देर बैठो। फिर मेरी बनाई चाय की तारीफ करने लगे। फिर कहने लगे कि तुम्हारी दीदी यानी आप इतनी अच्छी चाय नहीं बना पाती हैं। चाय क्या, उसके बनाए खाने में भी स्वाद नहीं होता है। फिर कहने लगे कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। वे अब रोज़ मेरी तारीफ करने लगे। बोलते बोलते रीमा चुप हो गई। रीमा फिर कहने लगी, साहब ने एक रोज़ मुझसे कहा कि तुम्हारा पति यहाँ नहीं है तो तुम्हारा कभी मन नहीं करता है। उनकी नज़रों और उनकी कही बातों को मैं समझ गई। फिर कहने लगे, देखा रीमा, यह कोई शर्म की बात नहीं है, यह तो शरीर की ज़रूरत है। और सभी को चाहिए कि तुम्हारी दीदी तो मेरे साथ बैठना भी नहीं पसंद करती हैं। साहब रोज़ मुझे पैसे पकड़ा देते थे, कहते थे कि अपनी दीदी को कुछ न बताना। कभी भी किसी चीज़ या पैसे की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना, बिल्कुल संकोच मत करना। तुम ज़रा लेट ही काम करने आया करो, इसी बहाने तुम्हारे हाथों की बनी चाय पीने को मिल जाया करेगी। साहब की सारी बातें मुझे सच्ची लगने लगी थी और रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। मयूरी ने कहा, आगे क्या हुआ वह बताओ। मैं साहब की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर गई। और फिर मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम ये सब होगा, कहकर रीमा फपक फपक कर रो पड़ी। बेचारी, अभी इसकी उम्र ही क्या है। मयूरी सोचने लगी। मैडम जी, कल साहब भी आए थे, माफ़ी मांग रहे थे। कहने लगे कि वह एक डॉक्टर को जानते हैं और फिर मुझे वहाँ ले गए, मगर डॉक्टर ने गर्भपात करने से यह कहकर मना कर दिया कि मेरी जान को खतरा है। साहब उसे पैसों का लालच भी देने लगे कि डॉक्टर, आप आराम से सोचना, हम परसों फिर आएंगे। रीमा, तुम कल जाओ, मैं पीछे से आती हूँ। साहब को मत बताना कि तुमने मुझे कुछ बताया है। रीमा को समझाकर मयूरी अपने घर वापस आ गई।
महेश सुबह ऑफिस की कहकर घर से जल्दी निकल गया। मयूरी तो इसी ताक में थी कि उसने महेश का पीछा किया। देखा तो महेश ने अपनी गाड़ी एक क्लिनिक के पास रोक दी। रीमा वहाँ पहले से खड़ी थी। जैसे ही दोनों क्लिनिक के अंदर गए, मयूरी भी उनके पीछे चल पड़ी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यह गर्भपात नहीं हो सकता, इनकी जान को खतरा है, डॉक्टर महेश से कह रहा था। मयूरी दंग थी कि महेश पहले ही भी रीमा को यहाँ ले कर आ चुका है, गर्भपात करवाने, और मुझे बेवकूफ़ बना रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। डॉक्टर, आप जितना पैसा कहेंगे दूंगा, पर आपको यह गर्भपात किसी भी तरह करना ही पड़ेगा, महेश गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर से कहे जा रहा था। पैसा है ही ऐसी चीज की पाप भी पुण्य लगने लगता है। अतः डॉक्टर रीमा का गर्भपात करने के लिए तैयार हो गया। मयूरी अब अपने आप को नहीं रोक पाई। नर्स रोकती रही। वह नहाते हुए क्लिनिक के अंदर चली गई। मयूरी को देखते ही महेश के पसीने छूटने लगे और डॉक्टर कहने लगा, कौन हैं आप? ऐसे बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गईं? जैसे आप बिना परमिशन के एक औरत का गर्भपात करने जा रहे हैं। डॉक्टर, क्या आपको पता है कि इसका अंजाम क्या होगा? मयूरी ने गुस्से में कहा। डॉक्टर तुरंत गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो मैडम, मैं तो कब से इस आदमी को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर महेश भी कहने लगा, मयूरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह चरित्रहीन औरत है। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि इसने मुझे कैसे। महेश की बात पूरी होने से पहले मयूरी ने एक जोरदार तमाचा महेश के गाल पर जड़ दिया। चुप, एकदम चुप, अब और नहीं। छल फरेब धोखेबाजी सब कुछ तो तुम में भरा पड़ा है। चरित्रहीन रीमा नहीं, तुम हो तुमने इसकी गरीबी का फायदा उठाया है। अब इसका अंजाम भी तुम ही भुगतोगे। मयूरी, मुझे माफ़ कर दो, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अंतिम बार मेरा भरोसा कर लो, महेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। भरोसा और तुम्हारा, वह तो इस जन्म में नहीं होगा। अपनी गलती को सुधारने का एक ही उपाय है कि इस बच्चे को अपना नाम दे दो, वरना उम्र भर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मयूरी ने दो टूक शब्दों में कहा। फिर वह थोड़ा रुक कर बोली, अब मैं जो कह रही हूँ वह करो। तुम इस बच्चे को अपना लो, यही एक रास्ता है तुम्हारे पास। दोनों ने सहमति से तलाक लिया और महेश रीमा को लेकर एक कमरे के मकान में रहने लगा। मयूरी को पता चला कि अब रीमा ठाठ से रहती है और महेश का सारा पैसा ऐंठ लेती है। एक रोज़ सुबह दरवाजे पर खटखट हुई। देखा, बड़ी दाढ़ी बिखरे बालों वाला एक आदमी खड़ा था। मयूरी, मैं महेश, तुम्हारा गुनहगार। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, मयूरी गरज उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर आने की? चले जाओ यहाँ से, न मैं और ना ही मेरे बच्चे तुम्हारी सूरत देखने को तैयार हैं। महेश गिड़गिड़ाया। मयूरी रीमा गली के एक ड्राइवर के साथ भाग गई। वह मेरा पैसा भी ले गई। अब तुम ही मेरा आसरा हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मयूरी ने बेरुखी से दरवाज़ा बंद कर दिया, पर घंटे भर तक वह दरवाजे पर ही सिसकती रही। महेश से कभी वह कितना प्यार करती थी, आज वह धोखेबाज गिड़गिड़ा रहा है, पुराने प्यार का हवाला दे रहा है, पर वह कुछ नहीं कर सकी। बच्चों से भी नहीं कह सकती कि उनका पिता आया था। यह जहर तो उसे अकेले ही पीना होगा। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति की हर हरकत बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति के धोखे को नहीं। और आपको यह स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।